नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएच ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएच ज्योग्राफी क्लासेज में। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो क्लास पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। चलो दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा था कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एमपी टेट है और यूपी टेट है, सी टेट है, या फिर पीछे आर टेट या रीट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। चलो दोस्तों, वीडियो क्लास शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि ब्लैक फुट नामक बीमारी पानी में किसकी अधिकता से होती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, यानी कि आयरन, आर्सेनिक, कार्बन व तांबा। तो आप अपना उत्तर इसमें देखिए, यानी कि किसके कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। बीमारी का नाम थोड़ा गौर से देखिए, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। तो जल में किसकी अधिकता होती है। तो दोस्तों आपने अपना उत्तर देख लिया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक ब्यूटी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ आपसे पूछा गया है, थोड़ा नीचा ले लेता हूँ इसको। हाँ देखिए क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता से कैंसर होता है। जो कैंसर की बीमारी होती है वो जल में किसकी अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिए हुए हैं, आयरन, आर्सेनिक, कार्बन व एस्बेस्टस। ये एस्बेस्टस दे रखा है, ये एस्बेस्टोस या एस्बेस्टस के नाम से आप पढ़ते हैं, कई बार देखा होगा आपने। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है। आयरन, आर्सेनिक, कार्बन में से कुछ नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि एस्बेस्टोस या एस्बेस्टस के नाम से जो जाना जाता है। उसकी अधिकता के कारण, जल में अधिकता के कारण ये बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है एस्बेस्टोस के अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे कि मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है। मिनी माता एक रोग होता है दोस्तों, मिनी माता रोग आपने नाम सुना होगा, और लगभग आपको सबको ये भी पता है कि मिनी माता जो रोग होता है वो जल के अंदर पारे की अधिकता के कारण होता है, यानी कि मरकरी की अधिकता के कारण है, वो मिनी माता रोग होता है। दोस्तों यहाँ देखते हैं मिनी माता नाम इसका क्यों पड़ा। क्योंकि जापान के अंदर एक सिटी है मिनी माता, और उस मिनी माता सिटी के अंदर एक ऐसी कंपनी लगी थी जो कि पारे का ज़्यादा उत्सर्जन करती थी, और आसपास के अंदर जो खाड़ी थी, झील थी, उसके अंदर ये पारा बढ़ता गया, और वहाँ निवास करने वाली मछलियों ने इसका सेवन किया, और मछलियों का जिसने सेवन किया उन लोगों को मिनी माता का रोग हुआ। इसीलिए यानी कि इस जापान की सिटी के अंदर ये रोग फैला था, इसीलिए इस रोग को मिनी माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है, किस आयन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। रोग देखिए पहले कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। किस आयन की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि जो कि बच्चों में उत्पन्न होने वाला एक रोग है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। 4 ऑप्शन देख सकते हैं, कैल्शियम आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बन आयन और पोटेशियम आयन। तो दोस्तों यहाँ आपने अपना उत्तर देख लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, यानी कि नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, भूमिगत जल के प्रमुख दिया है यहाँ पर, प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं, यानी कि सर्वाधिक कौन से हैं। यहाँ ऑप्शन दिए आपके सामने, ए में दिया है क्लोराइड, बी में फ्लोराइड, सी में आर्सेनिक और डी में दिया है यानी कि बी और सी दोनों। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपने अपना उत्तर देख लिया होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन सही होगा बी सी दोनों, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों, फ्लोराइड और आर्सेनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों यहाँ आपके सामने पूछा गया है, वयस्क मनुष्य की अधिकतम नाइट्रेट आयन की सहने की क्षमता कितनी होती है। यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है, 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति होता है, उसमें अधिकतम नाइट्रेट आयन सहने की क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसका ऑप्शन सही होगा आपके सामने डी, यानी कि 45 ppm एक व्यक्ति सहन कर सकता है नाइट्रेट आयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने आ गया है, यूपी टेट में पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन है, एमपी टेट में भी पूछा गया। और स्नान करने लायक पानी को किस वर्ग में रखते हैं। दोस्तों यहाँ स्नान करने यानी कि नहाने वाला जो पानी होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस स्तर पर आता है। जल को 5 स्तरों में बांटा गया है, ए बी सी डी और ई। कहने का मतलब यहाँ है कि जल को 5 स्तरों में बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि जल है वो किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ देखते हैं नहाने का जो जल होता है वो हम बी श्रेणी में शामिल करते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा 7 में ए। देखते हैं दोस्तों कि जल को किस प्रकार से 5 स्तरों में बांटा है। तो इसको देखते हैं, यहाँ कैटेगरी बनाई है यानी कि स्तर बनाए हैं। ए कैटेगरी में कौन सा पानी आता है, पीने के लिए उपयुक्त जो जल होता है वो ए कैटेगरी में आता है, और नहाने के लिए जो जल होता है वो बी कैटेगरी में। और फिर से देखिए यहाँ पर सी कैटेगरी में कौन सा आता है, प्यूरिफिकेशन के बाद पीने योग्य, यानी कि ऐसा गंदा जल जो साफ़ करने के बाद फिर से कई कामों में लिया जा सकता है, तो उसको सी में लिया जाता है। और डी स्तर पर यानी कि डी कैटेगरी में वन्य जीव व मछलियों के लिए, वन्य जीव व मछलियों के लिए काम में आने वाला पानी होता है, उसको डी स्तर में रखा गया है। और जो खेतों के अंदर सिंचाई के काम में लेते हैं उसको लिया गया ई स्तर में, यानी कि ई कैटेगरी में शामिल किया गया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कुछ पढ़ने लायक बातें हैं, तो दोस्तों इसको पढ़ के देखते हैं कि यहाँ आपके सामने दिया हुआ है कि गंगा प्रदूषण, गंगा के प्रदूषण से संबंधित कुछ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी पाई जाती है किसमें, गंगा के जल के अंदर। गंगा का जो जल होता है वो कई दिनों तक साफ रहता है, प्रदूषित नहीं होता, यानी कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये आपने देखा होगा। क्यों नहीं पड़ते, इसके वजह एक वजह है, कारण है, यानी कि गंगा का जो जल है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता रहता है, यानी कि कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है कि अपने आप साफ़ होता रहता है। क्यों होता है साफ़ अपने आप है, तो गंगा का जो जल होता है उसके अंदर यहाँ देखिए लिखा हुआ आपके, यानी कि यहाँ बैक्टीरियोफेज के नाम से एक वायरस पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज के नाम से एक वायरस पाया जाता है जो कि जल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया होता है उनको खाता रहता है, तो जल को प्रदूषित नहीं होने देता। एक और तथ्य देखिए इसके सामने, गंगा प्रदूषण से संबंधित ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया था, तथा गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, जिसको हम गैप 1 के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1985 में बनाया गया, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। और एक और तथ्य दिया हुआ नीचे, यानी कि वर्तमान में गंगा तथा यमुना के जल को कैटेगरी डी में रखा गया है, यानी कि डी कैटेगरी में क्या होता है हमने पीछे पढ़ा था, यानी कि वन और मछली पालन के लिए जो जल काम में आता है उसको डी श्रेणी में रखा जाता है, डी कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ ऑयल स्पिल्स क्या है, ऑयल स्पिल्स क्या है दोस्तों, ये क्या होता है। ऑयल का मतलब ऑयल हो गया, यानी कि तेल से संबंधित है। तो समुद्रों के अंदर से जो समुद्री यात्रा के द्वारा तेल का आयात निर्यात होता है, तो कई बार जो दुर्घटना के कारण समुद्र के अंदर जो टैंकर होते हैं वो रिसाव हो जाता है उसके अंदर, और तेल है वो समुद्र के ऊपरी सतह पर फैल जाता है। तो दोस्तों समुद्र के जो बीच में भाग होता है वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समुद्री किनारों के आसपास से तेल के रिसाव के कारण उस पानी के ऊपर तेल की जो परत बन जाती है उसे हम ऑयल स्पिल्स कहा जाता है, जो कि
खतरनाक होता है जलीय जीव जंतुओं के कारण प्रदूषण फैलाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका ए, यानी कि समुद्री किनारों में तेल का रिसाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑयल स्पिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यानी कि यहाँ 8 लगा हुआ है तो मान लेते हैं कि ये 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्रम संख्या में गड़बड़ हो गई है। तो किसकी अधिकता से इटाई नामक रोग होता है? रोग का नाम देखिए, इटाई नामक जो रोग होता है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि पारा की जो पारा होता है, यानी कि नहीं, फिर से देखिए, मिनी माता होता है तो आर्सेनिक, कार्बनिक और कैडमियम। हाँ, इटाई नामक जो रोग होता है दोस्तों वो होता है अपना कैडमियम की अधिकता के कारण। ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है कि सर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो सर्वे तरंगें होती हैं, सुनने की जो तरंगें होती हैं, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन शुरू दूसरे होंगे अब, यानी कि कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे आगे, अधिनियम से संबंधित, संगठन से संबंधित, आंदोलन से संबंधित और सम्मेलन से संबंधित। तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास यहाँ सामने, तो आप देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई, यानी कि कब पारित हुआ? लगभग आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पनपा और 1972 में ही स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पूरा पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए पूरे विश्व की एक संगोष्ठी हुई थी, सम्मेलन हुआ था, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं दोस्तों। वो भी 1972 में ही हुआ था। और स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहाँ ये 5 जून को कार्य शुरू हुआ था, इसीलिए हर 5 जून को हम पर्यावरण दिवस से मनाते हैं। तो कहने का मतलब पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। किस देश से या कब से शुरू हुआ? तो पहले ये स्वीडन से, और शुरू हुआ था 1972 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब पारित हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं थे। 1972 में लागू हुआ था, तो 1972 में अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा तथ्य पढ़ सकते हैं आप, इसमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसको हमें छोड़ते हैं, एक बार ऊपर ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं सीधा। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड, अब की बार क्वेश्चन देखेंगे आप, जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना है वो 1985 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किसके तहत हुई? जो पिछले वाला क्वेश्चन था कि 1985 में हुई थी, लेकिन ये किसके तहत हुई? तो यहाँ देखते हैं कि 1972 में जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लागू हुआ था, उसी के तहत हुई है, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया आपके सामने, वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना तो हुई थी 1985 में। फिर से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई 1985 में, और किसके तहत हुई? अधिनियम 1972 के तहत हुई। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ एक तथ्य दिया गया है, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे भारतीय वन्य जीव बोर्ड, उसके बारे में पढ़ते हैं। वन्य जीव अधिनियम के अधीन, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन 1985 में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष यानी कि पर्यावरण मंत्री होते हैं। अगला है पर्यावरण संबंधी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता है ये बोर्ड। आगे देखते हैं अधिनियम के
अधीन यानी कि 1972 अधिनियम के अधीन सभी राज्यों में एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पहले वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सही होगा, 1986 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों ये घटना घटी हुई थी, आपको याद होगा कि 1984 में। ये घटना है वो 1984 में घटी। कब? 1984 में, दिसंबर 1984 में। तो यहाँ कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ था। दोस्तों यहाँ देखते हैं बी में जो ऑप्शन दिया है यूनियन कार्बाइड, कई लोग इसको भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमुलर जला क्वेश्चन है, संबंधित है। दोस्तों ये जो रिसाव हुआ था वो गैस पाइपलाइन थी, वो किस कंपनी की थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और उसकी ये गैस पाइपलाइन थी। तो आप इसको यूनियन कार्बाइड को भी याद रखें। गैस तो निकली थी ए। चलो देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है या फिर कौन सा है। तो यहाँ NGO देखेंगे, NGO का मतलब यानी कि गैर सरकारी जो ट्रस्ट होते हैं। तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन देखिए, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। सबसे प्राचीन कौन सा यानी कि पुराना कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, यानी कि जो आपके सामने दिया हुआ है अभी हमने पढ़ा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री क्लास सोसाइटी यानी कि BNHS। तो ये क्या है? एक गैर सरकारी संस्था है, NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिसकी स्थापना हुई थी 1883 में, यानी कि BNHS की स्थापना है वो 1883 में हुई। जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अनुसंधान करता है ये संस्थान। और इसका जो लोगो है वो लोगो है दोस्तों ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है और ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। सदाबहार वनों में पाया जाने वाला एक पक्षी है, लंबी चोंच वाला। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया सलीम अली थे, यानी कि सलीम अली बहुत प्रचारित व्यक्ति हैं। ये क्या थे? पर्यावरणविद थे या फिर चित्रकार थे या फिर कृषि विज्ञानी थे या फिर पक्षी विज्ञानी थे। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि ये पक्षी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 10 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ है? BSI का कार्यालय होगा दोस्तों कोलकाता में। डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ चलो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BSI। BSI की जो स्थापना हुई है वो 1890 में हुई है। और एक नीचे दिया गया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको 1916 में स्थापित किया गया। ये क्या करते हैं? संकटग्रस्त, दुर्लभ, आपदा प्रभावित पक्षियों तथा जीवों की सूची तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ सलीम अली पक्षी विज्ञान का नाम आया है, तो आप देखेंगे कि इसका कोयम्बटूर में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पूछा गया आपसे भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ भारतीय वन्य जीव संस्थान पूछा है अब की बार, तो ये है अपना देहरादून यानी कि उत्तराखंड में। आगे देखते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई। तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है। ऑप्शन होगा इसका सी, अहमदाबाद।